वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कीताज कॉर्नर एचटेट कॉमर्स में, जिसमें आज हम करने वाले हैं 2017 एचटेट पीजीटी कॉमर्स के 136 से लेकर 140 तक के 5 क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपनी हर वीडियो में करते हैं 5 क्वेश्चन। इससे पहले हम 2018 और 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है फुली एक्सप्लेनेशन के साथ, सारे ऑप्शंस के साथ हम कर चुके हैं और बहुत ही हेल्प करेंगे। ये सभी जो वीडियोस हैं आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं एचटेट पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। चलिए करते हैं शुरू आज के क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रेफर्स टू। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? ई बैंकिंग में स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स। फ्रॉडस्टर्स मतलब कि धोखेबाज। कॉपिंग वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, जो भी फ्रॉडस्टर है ना, जो कॉपी कर लेते हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको क्रेडिट कार्ड से, जो भी कॉपी कर लेते हैं वाइटल इन्फॉर्मेशन, उन सभी फ्रॉडस्टर्स को आइडेंटिफाई करना स्कीमिंग कहलाता है। इसमें अदर ऑप्शन क्या है? हमारे अदर ऑप्शन में है मल्टीपल ट्रांजैक्शन बाय वन क्रेडिट कार्ड, ये नहीं है हमारा ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ ए डेबिट कार्ड इनटू क्रेडिट कार्ड, ये भी नहीं है ऑप्शन। थर्ड क्या है? नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं है। तो देखिए पढ़ते हैं कि स्कीमिंग इन ई बैंकिंग होता क्या है। स्कीमिंग इज ए मेथड यूज बाय, किस लिए यूज़ किया जाता है? आइडेंटिटी थीव्स, चोरों को पकड़ने के लिए। टू कैप्चर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए कार्ड होल्डर, जो कार्ड होल्डर की इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लेते हैं। सेवरल अप्रोचेस कैन बी यूज बाय फ्रॉडस्टर, जो भी फ्रॉडस्टर हैं, जो भी धोखेबाज हैं, वो क्या करते हैं? बहुत सारी अप्रोचेस को अपनाते हैं। विद द मोस्ट एडवांस अप्रोच, नहीं सॉरी, several approaches can be used by fraudster to produce card information with the most advanced approaches involving a small device called a skimmer। आई होप आपको समझ में आई होगी कि स्कीमिंग होती क्या है। और आंसर क्या हो जाएगा? स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स कॉपिंग वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन है हमारे पास। मैन्युफैक्चरर बाय सर्टेन एसेंशियल स्पेयर फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर एट ₹40%। एक उत्पादक है, एक मैन्युफैक्चरर है, उसने क्या करा? बाहरी आपूर्तिकर्ता से, आउटसाइडर सप्लायर से 40 रुपये पर सेट के हिसाब से आवश्यक अतिरिक्त पुर्जे खरीदे। टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 45,000 सेट्स की। एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज 10% एंड कॉस्ट लाइक रेंट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, टैक्सेस एक्सेट्रा पर यूनिट पर ईयर वर्क्स टू बी ₹1। 1 रुपये की कॉस्ट है ये सारा करने की, रेंट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, टैक्सेस की। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹5। ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है? 5 रुपये। कैलकुलेट टाइम गैप बिटवीन द टू ऑर्डर्स, टू ऑर्डर्स के बीच का टाइम गैप हमें निकालना है। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। तो देखो सबसे पहले तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकलेगी, यानी कि एक ऑर्डर में कितने सेट जो है वो मंगाए जा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2AO डिवाइडेड बाई H। ए का मतलब क्या? एनुअल डिमांड। अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा ना कि एनुअल डिमांड कितनी है? 45,000 सेट्स की हमारे पास एनुअल डिमांड है। ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 5 रुपीज़ की। होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट में आ जाएंगे एक तो ये 10% किसका? 40 का 10% 4 रुपये, और एक ये वाली कॉस्ट 1 रुपये के हिसाब से, यानी कि हमारी होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी 5 रुपये। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स EOQ। ठीक है, ऐसे हमने सारी चीज़ें लिख दी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉर्मूले में पुट करा। 2A मीन्स 45,000। ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने? 5 रुपीज़ डिवाइडेड बाय H, होल्डिंग कॉस्ट है 5 रुपये। इसका जब सोल्व किया ऐसे करके, ये ऊपर मल्टीप्लाई करके 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5 अंडर द रूट 90,000 अंडर द रूट 300 सेट, यानी कि एक बार में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आई हमारी, एक बार में हम 300 सेट मंगा सकते हैं। टोटल ऑर्डर कितने आया? 45,000 सेट के, और 300 सेट अगर एक बार में आएंगे तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 150 ऑर्डर देने पड़ेंगे। अब जो क्वेश्चन था वो क्या था कि टाइम गैप कितना है टू ऑर्डर्स के बीच में, कितने कितने दिन के बाद हमें जो है ऑर्डर देना पड़ेगा। तो डेज में हमारे पास चारों ऑप्शन में आंसर दे रखे हैं, डेज 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 डेज। इट मीन्स कि 365 डेज हम ऊपर रखने पड़ेंगे डिवाइडेड बाय 150 ऑर्डर्स, 2.43 डेज हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए एक बार। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला 2AO डिवाइडेड बाय H। A means annual demand, O for ordinary cost, H for holding cost, economic order quantity
ठीक है, वैल्यूज पुट करके ऐसे 300 सेट आ गए हमारे पास, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 300 सेट्स की एक बार में 300 सेट मंगाए जा सकते हैं। टोटल ऑर्डर कितने हैं, 45,000 सेट के, और 300 सेट एक बार में आएंगे तो टोटल ऑर्डर देने पड़ेंगे 150 ऑर्डर देने पड़ेंगे। और टाइम गैप कैसे आएगा इन दोनों के बीच का, 365 डेज डिवाइडेड बाई 150 ऑर्डर्स, इट मीन्स 2.43 डेज हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट ए लिमिटेशन ऑफ एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, अनौपचारिक संदेशवाहन जो है, उसका कौन सा अवगुण नहीं है, कौन सी लिमिटेशन उसकी नहीं है। अब स्पीड तो देखिए क्या होती है, ये तो एडवांटेजेस होते हैं ना किसी भी चीज़ की। अब लिमिटेशंस क्या है, अदर ऑप्शन में हमारा फर्स्ट ऑप्शन है र्यूमर्स, अफवाहें, इनएडिक्वेसी, अपर्याप्तता और चेंजिंग इंटरप्रिटेशन। बहुत ही आसान था ऑप्शन चूज करना, क्योंकि ये सब देखने में इसकी लिमिटेशंस लग रही है। अफवाहें, अपर्याप्तता और बदलते अर्थ, र्यूमर्स, इनएडिक्वेसी और चेंजिंग इंटरप्रिटेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की लिमिटेशंस होती हैं। और हमें छांटना क्या था, कौन सी नहीं है, उसमें स्पीड हमने टिक कर दिया। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है, एक तो फॉर्मेलिटी वाला कम्युनिकेशन जो बिल्कुल एक फॉर्मेट में होता है, लेकिन ये इनफॉर्मल होता है, इसके अंदर कोई भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, बिल्कुल इसके अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी बाउंडेशन में बंधा हुआ ये नहीं होता। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कैजुअल कम्युनिकेशन बिटवीन कोवर्कर्स, कोवर्कर्स को ना जो साथ में काम करने वाले हैं, इन द वर्क प्लेस, जो एक वर्क प्लेस पे साथ में काम करते हैं उनके बीच का ये कम्युनिकेशन है। इट इज़ अनऑफिशियल इन नेचर एंड इज़ बेस्ड इन द इनफॉर्मल सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस इज ऑफन कॉल्ड द ग्रेप वाइन, और इसे क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन भी इसे कहा जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंक्लूड स्पीकिंग टू ए पर्सन अबाउट द वेदर, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं, राइटिंग एन ईमेल अबाउट योर हॉलीडेज और टॉकिंग टू समवन एट द ग्रोसरी शॉप। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के आल्सो भी गेस्चर्स, ये हाव भाव भी हो सकते हैं, यानी कि बिना शब्दों का भी ये कम्युनिकेशन हो सकता है। दिस कम्युनिकेशन इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेलिटीज़, और ये कम्युनिकेशन जो है सारी फॉर्मेलिटीज़ से बिल्कुल ही दूर होता है, फ्री होता है। अब देखते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस कौन सी हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें ये लिमिटेशंस ही पूछी गई थी कि कौन सी नहीं है। ठीक है, स्पीड पे हमने टिक किया था। देखिए कौन सी है इसकी। फर्स्ट है डिस्टोर्शन, मैंने हिंदी मीनिंग भी लिखे हैं आपकी सहूलियत के लिए। डिस्टोर्शन मतलब कि विरूपण, तोड़ मरोड़ कर, जब भी कोई बात जो है तोड़ मरोड़ के पेश की जाए, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये बहुत होता है। ठीक है ना, हर बंदा अपने हिसाब से बात को समझता है और आगे फिर उसी हिसाब से वो ट्रांसफ़र भी कर देता है, यानी कि जिस रूप में कम्युनिकेशन चला था, जिस रूप में बात चली थी, वो 3, 4, 5, 6 जनों तक जाते जाते वो रूप उसका रहता ही नहीं, बिल्कुल चेंज हो जाता है। लैक ऑफ सेक्रेसी, इसमें गोपनीयता होती नहीं है। सेक्रेसी कहाँ से हुई, जब बातें फैल रही है एक से दूसरे को। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है इसमें। इनएडिक्वेसी यानी कि अपर्याप्तता है, ये हमारा ऑप्शन भी था। नॉन कोऑपरेशन है, यानी कि यहाँ पे सहयोग ही नहीं होता, बिकॉज कन्फ्यूज़न क्रिएट बिटवीन पर्सन्स के बीच में कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। लेक ऑफ रेसिस्टेंस, लेक ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये है ना, किसी भी बाउंडेशन में तो होता ही नहीं है, तो फॉर्मेलिटी तो इसमें होती नहीं है, फॉर्मल कम्युनिकेशन वाली कोई बात ही नहीं होती इसके अंदर, तो रेसिस्ट नहीं कर सकता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की कम्युनिकेशन को रेसिस्ट नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता, उसको पलट नहीं सकता। ह्यूज र्यूमर होता है, बड़ी सारी अफवाहें होती हैं इसमें। मिसअंडरस्टैंडिंग, ये देखिए ये तीनों ऑप्शन ही हमारे क्वेश्चन में थे। इनएडिक्वेसी यानी कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ह्यूज र्यूमर बड़ी बड़ी अफवाहें, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि चेंजिंग इंटरप्रिटेशन, रूप बदल दिए जाते हैं, जो जिस रूप में समझता है वो आगे उसी रूप में उसको फॉरवर्ड कर देता है। कमिटिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वन फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक कंट्री वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करती है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में ना उसे कुछ रिसिप्ट भी होती है और पेमेंट भी होती है, तो रिसिप्ट और पेमेंट का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ इसमें से कौन सा टाइप नहीं है डिसइक्विलिब्रियम का। हमारे पास आंसर है सेक्टोरल यानी कि क्षेत्रीय असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम। तो देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, कौन कौन से होते हैं। टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम ऑन बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन सा होता है। फर्स्ट होता है साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम। साइक्लिकल मीन्स कि जो मैं ट्रेड साइकिल होता है ना, कभी मंदी कभी तेजी, ये वो वाला असंतुलन है। साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम में हिसाब सिर्फ नाम ही पढ़ेंगे। सेक्युलर
सेक्युलर यानी कि लॉन्ग रन, सेक्युलर को इसमें यहाँ पे हिंदी में बोला गया चिरस्थायी, तो चिरस्थायी यानी कि एक लंबे टाइम तक रहने वाला, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रियम। हमारे ऑप्शन में भी था ये, ठीक है। और थर्ड पे था स्ट्रक्चरल, ये तीनों ही ऑप्शन में दिए गए थे, साइक्लिकल, सेक्युलर और स्ट्रक्चरल। इसके बाद होता है टेक्नोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम होता है शॉर्ट रन का, और मॉनेटरी डिसइक्विलिब्रियम हमारे पास होते हैं। ये देखिए ऑप्शन क्या क्या थे हमारे, साइक्लिकल, सेक्युलर, स्ट्रक्चरल और सेक्टोरल। ये सेक्टोरल पे ऑप्शन आ जाएगा, ये नहीं है। बाकी साइक्लिकल है, सेक्युलर है, स्ट्रक्चरल है। इसके बाद और कौन से हैं, मॉनेटरी है और शॉर्ट रन का है और हमारा टेक्नोलॉजिकल। तो ये सारे ही नाम याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली आज वाली वीडियो में कि कौन सा नहीं है यही वाले आए। देखो पहले क्या आया था कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कौन सी नहीं है, नो टेलीमिटेशन, ठीक है। फिर इसके बाद आया क्वेश्चन नोट ए टाइप, फिर आया नोट ए फोर्स, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं अगर हम वो कर लेते हैं तो जो नहीं है उसको हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्सेस। अब देखिए एक बहुत सारी फर्में होती हैं, जो बहुत सारी फर्में एक जैसे प्रोडक्ट को ही मार्केट में बेचती हैं, तो फिर वो मिलके क्या बन जाती है कि इंडस्ट्री के अंदर आ जाती है। इंडस्ट्री के अंदर, अब उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं। अब ये क्या है, 5 सोर्सेज मॉडल हमारा, ये किसी भी फर्म को उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन के बारे में बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय माइकल पोर्टर, पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल किसने दिया, माइकल पोर्टर ने दिया, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इन्होंने कहा कि कौन सा फोर्स नहीं है, कौन सा फोर्स नहीं है, ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हमारा फोर्स नहीं है। पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल का फोर्स नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। फिर फोर्स है कौन से, फोर्स का मतलब क्या है कि जो किसी भी फर्म को फोर्स कर सकते हैं मार्केट से जाने के लिए, ठीक है। इसमें आ जाएंगे हमारे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, इंडस्ट्री राइवलरी यानी कि उद्योग की प्रतिद्वंदता, दूसरों से कितने ज़्यादा कंपटीशन में है, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, जो एक की जगह दूसरे को यूज़ किया जा सके। अगर सब्स्टिट्यूट्स का खतरा होता है तो फर्म को खतरा होता है उसे, वो फिर मार्केट से आउट भी हो सकती है। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स यानी कि और भी बहुत सारी फर्में जो मार्केट में एंट्री करती रहती है, अगर मार्केट में एंट्री के टाइम उनके ऊपर कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है तो बहुत सारे जो प्रतिद्वंदी मार्केट के अंदर आ जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी जो खतरा बढ़ जाता है किसी भी फर्म को। तो ये 5 याद रखने हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, ये नेट का क्वेश्चन है और नेट में भी कई बार आया है। इसी तरह से ये ऑप्शन दे देते कि बताओ कौन सा नहीं है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, इंडस्ट्री राइवलरी, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय।